अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट बीटाट्रॉन। स्टूडेंट्स, साइक्लोट्रॉन की हम टाइप्स को डिस्कस कर रहे थे, जिसकी फर्स्ट टाइप थी इलेक्ट्रॉन साइक्लोट्रॉन, सेकंड टाइप थी प्रोटॉन साइक्लोट्रॉन, और आज के लेक्चर में हम उसकी थर्ड और लास्ट टाइप को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे पास है बीटाट्रॉन। ठीक है, तो सबसे पहले हम बीटाट्रॉन का इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसका प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे, इसकी कंस्ट्रक्शन, सर्किट डायग्राम, वर्किंग, और उसके साथ साथ हम इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन भी करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे यहाँ से इसके इंट्रोडक्शन के साथ। बीटाट्रॉन इज़ अ सर्कुलर particle accelerator which is mainly used to accelerate the electrons to high speed। ठीक है, तो बीटाट्रॉन क्या है, बेसिकली हमारे पास एक सर्कुलर पार्टिकल एक्सेलरेटर होता है, जो कि मेनली काम क्या करता है, जिसको हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को हाई स्पीड पर एक्सेलरेट करने के लिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड काजेज द एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स थ्रू सर्कुलर लूप। यानी कि जो कंबाइंड इफेक्ट है किसी भी वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड और उसमें जो मौजूद इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का, उन दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट है, वही वो वजह बनता है कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं थ्रू सर्कुलर लूप। The Betatron does not imply any variation in mass with velocity। जो बीटाट्रॉन होता है वो जो है वो वेलोसिटी के साथ मैथ के अंदर कोई भी वेरिएशन को इम्प्लाई नहीं करता। ठीक है, तो ये आप इसके इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। उसके बाद है इसका प्रिंसिपल, यहाँ से देखते हैं। द बीटाट्रॉन ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द ट्रांसफार्मर। जो बीटाट्रॉन है ये बेसिकली जो ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल होता है ना, उसी के ऊपर वर्क करता है। ठीक है, द ट्रांसफार्मर हैज़ टू कोयल्स। अब हम जानते हैं कि जो ट्रांसफार्मर है उसकी दो कोयल्स होती है, नंबर वन इज़ प्राइमरी कोयल एंड नंबर सेकंड इज़ सेकेंडरी कोयल। द प्राइमरी साइड ऑफ बीटाट्रॉन इज़ अ लार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। जिसकी जो प्राइमरी साइड होती है बीटाट्रॉन की, वो हमारे पास क्या होती है, बहुत बड़ी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है। ठीक है, एंड सेकेंडरी साइड इज़ द इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम दैट इज़ बीइंग एक्सीलेटर। उसकी जो सेकेंडरी साइड होती है वो क्या होती है, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम होती है, जो कि जिसको हमने क्या करना होता है, एक्सीलरेट करना होता है। ठीक है, तो ये था इसका प्रिंसिपल। अब हम बात करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में। द सिमेट्रिक डायग्राम ऑफ बीटाट्रॉन इज शोन इन फिगर। ठीक है, इसकी जो सर्किट डायग्राम है वो यहाँ पे दिखाएगी। इसको मैं मजीद एक दफ़ा दोबारा दिखाऊंगा। इट कंसिस्ट ऑफ डोनट शेप्ड इवेल्युएटेड चैम्बर। ये भी किस पर कंसिस्ट करता है, डोनट शेप्ड यानी कि इवेल्युएटेड चैम्बर के ऊपर कंसिस्ट करता है। सराउंडेड बाय द कोयल, जो कि जिसको किसने सराउंड किया होता है, कोयल से उसने सराउंडिंग उसकी की हुई होती है। द कोयल एक्ट्स एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। जो कोयल है वो एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्ट करती है। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इज़ एनर्जाइज्ड विद हाई वोल्टेज एसी इनपुट। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है उसको एनर्जाइज किया जाता है हाई वोल्टेज एसी इनपुट के साथ। द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज़ प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर ऑफ डोनट वैक्यूम चैम्बर। एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस किया जाता है उसके सेंटर पर डोनट वैक्यूम चैम्बर के। कैसे, बाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के ज़रिए। द इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोड्यूस इन द डोनट बाय अ हॉट फिलामेंट। तो उस जो डोनट है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको एक हॉट फिलामेंट के थ्रू उनको प्रोड्यूस कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप इसकी कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे। अगर इसके हम सर्किट डायग्राम की बात करें तो इसकी सर्किट डायग्राम कुछ हमारे पास है इस तरह की होती है। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद अब हम इसके बात करते हैं इसकी वर्किंग की। तो वर्किंग को जो है हम यहाँ से शुरू करते हैं। द बीटाट्रॉन इज कंसिस्ट ऑफ एन इवैक्यूएटेड ट्यूब फार्म्ड इनटू अ सर्कुलर लूप। जो बीटाट्रॉन है ये हमारे पास एक इवैक्यूएटेड ट्यूब के ऊपर कंसिस्ट करता है, जो कि सर्कुलर लूप मिलकर बनाता है। द लूप इज़ सराउंडेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। जो लूप होती है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उसको सराउंड करता है। द वाइंडिंग्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आर पैरेलल टू लूप। उसकी जो वाइंडिंग्स होती हैं वो लूप के पैरेलल होती हैं। वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड। एक वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है कब, व्हेन कोयल आर कनेक्टेड टू एसी सोर्स। जब कोयल को एक एसी सोर्स के साथ कनेक्ट किया जाता है। दीज कोयल सराउंडिंग्स द डोनट शेप्ड चैम्बर प्रोड्यूसेस अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये जो कोयल्स होती हैं जिसको डोनट जिन्होंने उस डोनट को सराउंड किया हुआ होता है, ठीक है, उस डोनट शेप चैम्बर को सराउंड किया होता है, वो क्या करती हैं, अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करती हैं इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ चैम्बर। उस डायरेक्शन में उनको पैदा करती हैं, जब उस अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को पैदा करती है जो कि उस चैम्बर के प्लेन के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, सो आगे देखें। द फोर्सेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन मोशन इज़ एक्सर्टेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जो फोर्सेज होती हैं उस इलेक्ट्रॉन की मोशन की डायरेक्शन में, वो उनको कौन एक्सर्ट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट करती है। ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय ईएम इंडक्शन, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू प्रोड्यूस करते हैं। दिस फोर्स एक्सेलरेट्स द इलेक्ट्रॉन। वही फोर्स जो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करती है। ठीक है,
आगे देखते हैं यहाँ से मजीद। द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन मोशन इज एग्जर्टेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय ईएम इंडक्शन। द फोर्स एक्सलेट्स द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसको हम देख लिया था। यहाँ से देखते हैं द सेकंड फोर्स इज मैग्नेटिक फोर्स। जो दूसरी फोर्स होती है वो मैग्नेटिक फोर्स होती है। अराइजेज वो, और अराइज कब होती है? व्हेन द इलेक्ट्रॉन मूव्स थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड। जब इलेक्ट्रॉन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू मूव करता है। इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रॉन्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। वो उस इलेक्ट्रॉन को इस सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करता है? मेंटेन करके रखता है, ठीक है। उसके बाद देखें यहाँ पे विद इन द क्लोज्ड लूप, उस क्लोज्ड लूप के अंदर अंदर ही द इलेक्ट्रॉन्स मूव इन अ सर्कुलर पाथ। जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं। क्यों? बिकॉज मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। क्योंकि इसमें जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या करती है? नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ये आप इसकी वर्किंग में लिखेंगे। अब हम बात करते हैं इसकी कंडीशन फॉर बीटाट्रॉन, ठीक है। यहाँ से शुरू करते हैं। तो रिमूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए यहाँ से अगेन देखते हैं। करंट ऑफ लार्ज एम्पलीट्यूड इज सेंट थ्रू कोयल। उस कोयल के थ्रू जो वो एक करंट को, जिसका एम्पलीट्यूड बहुत बड़ा होता है, उसको भेजा जाता है, ठीक है। दैट चेंजेस द मैग्नेटिक फील्ड, जो कि मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर देता है। इट चेंजेस द मैग्नेटिक फ्लक्स, इस मैग्नेटिक फ्लक्स को भी चेंज करता है। सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन अ कोयल इज इक्वल टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ। और इस तरह से उसके अंदर जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है वो किसके बराबर आ जाता है हमारे पास? इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर आ जाता है। तो ये आ गया हमारे पास, उनका रिलेशन आ गया। इसको हम क्या देते हैं? इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं इसको, ठीक है। यहाँ से सिंस द इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आर रिलेटेड। अब हम जानते हैं कि कोई भी इंड्यूस्ड ईएमएफ और जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उनका आपस में रिलेशन ये होता है। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं, ठीक है। बाई कंपेयरिंग 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशंस को हम कंपैरिजन करेंगे तो ये वाली दोनों साइड्स हमें क्या मिलेंगी? एक दूसरे के इक्वल मिलेंगी, ठीक है। यहाँ से अब इसको हमने जस्ट सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो यहाँ से ई को बाहर निकाल के लिख लेना, ठीक है। माइनस के साथ माइनस को कैंसिल आउट कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास इंटेग्रल ds है ये किसके बराबर है? ये 2πr के बराबर होता है, ठीक है। उसकी जगह पर हमने 2πr शिफ्ट कर दिया, 2πr को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया, तो ये आ गया हमारे पास ए की वैल्यू। इसको हम क्या देते हैं? इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं, ठीक है। सिंस द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रॉन ई इज़। अब हम जानते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रिक फोर्स जो कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक्ट कर रही होती है वो बराबर होती है F = E के बराबर, ई के बराबर होती है, ठीक है। इसको हम क्या देते हैं? इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम 2। इक्वेशन नंबर 2 में देखिए हमारे पास ई की वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है। उसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। ये आगे हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 आ गई। सिंस द मैग्नेटिक फोर्स FM प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स FC फॉर ऑर्बिटल मोशन। अब हमने ऊपर भी इसी डिस्कस किया था कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो उसको सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करवाने के लिए नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? इक्वल हैं, ठीक है। ये आ गया हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला, ये आ गया सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला, ठीक है। ये अगर आपको FE लग रहा है तो इसको आपने FC रीड करना है, ठीक है। यहाँ से एक वी के साथ एक वी कैंसिल आउट हो गया, पीछे रह गया MV = EBR। इसको हम क्वेश्चन नंबर 6 का नाम दे देते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। सिंस द फोर्स इन टर्म ऑफ मोमेंटम इज़। अब हम जानते हैं कि कोई भी फोर्स इन टर्म ऑफ मोमेंटम F बराबर किसके होता है? dp/dt के बराबर होता है। P बराबर होता है mv के, वो उसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है। इक्वेशन नंबर 6 में देखिए हमारे पास mv की वैल्यू पड़ी हुई है, उसकी वैल्यू को पुट कर दिया और यहाँ से हमें क्या मिल गई? इक्वेशन नंबर 7 मिल गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 5 और 7 को कंपेयर करेंगे। जब हम इक्वेशन 5 और 7 को कंपेयर करेंगे तो हमें ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे के इक्वल में मिलेगी और यहाँ पे ये जो टर्म है पूरी की पूरी टर्म को उधर दूसरी तरफ जो है वो शिफ्ट कर देना, ठीक है। उधर शिफ्ट करेंगे तो कुछ चीज़ें, यानी कि यहाँ पे देखो ई के साथ ई क्या हो जाएगा हमारे पास? कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और आर के साथ आर भी क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगी। जो टर्म बचती है उनको हमने उधर शिफ्ट कर दिया, यानी कि 2π बच के उसको हमने उधर जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आर के साथ आर कैंसिल आउट नहीं होगा, ये 2πr उधर जाएगा तो आर से आर मल्टीप्लाई होकर r² हो जाएगा, ठीक है। तो ये आगे हमारे पास इक्वेशन नंबर 8 आ गई, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड फ्लक्स कंडीशन। ये जो कंडीशन है ये क्या कहलाती है हमारे पास? फ्लक्स कंडीशन कहलाती है, ठीक है। दिस कंडीशन स्टेट्स दैट, ये कंडीशन हमें क्या बताती है? द फ्लक्स φm लिंक्ड विद अ कोयल। वो फ्लक्स जो कि किसी भी कोयल के साथ लिंक्ड होता है मस्ट चेंज एट अ रेट ट्वाइस द रेट इफ़ द मैग्नेटिक फील्ड इज़ यूनिफॉर्म। यानी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड यू है तो उसके 2 गुना रेट के साथ क्या होगा? चेंज होगा थ्रू आउट द ऑर्बिट इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 8, इक्वेशन नंबर 8 में से अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो है वो उसको हम रीअरेंज करें तो ये इक्वेशन आ सकती है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो टर्म है पूरी की पूरी 2 के बगैर जो टर्म है वो जस्ट b के बराबर है यहाँ पे, ठीक है। ये समझ लो कि इसको हम आपस में कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। πr² को तो यहाँ यानी कि πr² d/d और यहाँ से भी πr² d/d, इनको आपस में कैंसिल आउट कर दिया।
तो इधर से रह गया हमारे पास 2 और b, और इधर से क्या रह गया, सिर्फ b0 रह गया। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। सो इसको हम क्या देते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, और इसी के साथ हम इसको वाइंड अप करते हैं। दिस इज़ नोन एज बीटाट्रॉन कंडीशन। ये कंडीशन क्या कहलाती है, हमारे पास बीटाट्रॉन कंडीशन कहलाती है, और ये हमें क्या बताती है, इट स्टेट्स दैट मैग्नेटिक फील्ड मस्ट बी शेप्ड such that the average magnetic field B naught over the total space enclosed by the orbit is equal to the twice of the magnetic field at orbit। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने जो है वो बीटाट्रॉन को बड़ी डीपली डिस्कस किया है, ठीक है। इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन की है, ठीक है, और इसकी जो कंडीशन थी बीटाट्रॉन की वो हमने फाइंड किया मैथमेटिकल डेरिवेशन के थ्रू। इसके अलावा हमने इसकी वर्किंग को डिस्कस किया था, इसकी सर्किट डायग्राम थी, हमारे पास कंस्ट्रक्शन थी, ठीक है, प्रिंसिपल था, और साथ में हमने फर्स्ट में इंट्रोडक्शन देखा था। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा आज का लेक्चर अबाउट बीटाट्रॉन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।